ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी चांसेस हैं कि या तो आप अपना कुकिंग ऑयल बदल देंगे या फिर उसको प्रयोग करने के तरीके को बदल देंगे, क्योंकि कुकिंग ऑयल कैंसर के बढ़ते हुए केसेस में 40% तक रेस्पॉन्सिबल हो सकता है और कुकिंग ऑयल की कहानी के साथ ही कैंसर प्रिवेंशन भी जुड़ा हुआ है। मिट्टी की परतों के नीचे दबे हुए रहस्य जब उजागर हुए तो पता चला कि विश्व में एडिबल ऑयल, कुकिंग ऑयल को प्रयोग करने का सबसे पहला प्रमाण भारतवर्ष में ही हुआ। ये तिल का तेल था। 3500 ईसा पूर्व मोहनजोदारो और हड़प्पा के किसान लकड़ी के यंत्रों से धीमे धीमे पीसकर जिस तकनीक से कुकिंग ऑयल को प्रोड्यूस करते थे, वो आज भी दुनिया की सबसे हेल्दी टेक्निक है। इस तरीके में लकड़ी के सिलेंडर के अंदर बीज डाले जाते थे, उन्हें हाथ से या बैल से धीरे धीरे घुमाया जाता था और दरारों के बीच में से तेल निकलता था। बिना गर्मी, बिना रसायन के, सिर्फ स्वाद और सेहत की कहानी कहता था। 1970 के दशक तक देश अपनी जरूरत का 95% तेल खुद बनाता था। किसान बीज बोते और बेचते, गांव की छोटी घानी के अंदर तेल निकाला जाता और लोगों तक डायरेक्टली देसी स्वाद पहुंचता था। ना कोई लंबी लाइन, ना कोई सप्लाई चेन और ना कोई भारी भरकम मशीनें। एक ऐसा सेहतमंद और सेल्फ सफिशिएंट तरीका जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी था। लेकिन जल्दी ही एक ऐसा बदलाव आने वाला था जो इस आत्मनिर्भरता को अंधेरे में धकेल देने वाला था, और इस अंधेरे का नाम था वनस्पति घी। 1937 में डच कंपनी डाडा के लीवर ब्रदर्स ने डाडा के बीच में एल को डालकर एक नई ब्रांड लॉन्च की, डालडा। ये असली घी नहीं था बल्कि उस जैसा दिखता था। इसे वेजिटेबल ऑयल्स को हीट और प्रेशर में हाइड्रोजन मिलाकर ठोस बना दिया जाता था जिससे वो दिखने में घी जैसा दिखे, और उन्होंने इसको लाइट और हेल्दी कहकर प्रमोट करना शुरू किया। 1971 का युद्ध और 1972 का सूखा दोनों ने भारत की थाली को हिला दिया। महंगाई और कंपनियों की चालाक मार्केटिंग ने लोगों को ऐसा यकीन दिलाया कि वनस्पति घी सेहतमंद विकल्प है। धीरे धीरे डालडा ने ऐसा बाजार पकड़ा कि अगले 40 सालों तक इसका लगभग एकाधिकार ही हो गया। धीरे धीरे वनस्पति घी देश के तेल का 5वां हिस्सा निकल गया। देसी तेल सस्ता हो गया, किसानों ने बीज उगाने कम कर दिए और भारत आयात पर निर्भर होता चला गया। ये एक ऐसा चक्र था जिसमें स्वाद, सेहत और आत्मनिर्भरता तीनों ही फंसते चले गए। डालडा को बहुत बड़े पैमाने पर हार्ट हेल्दी कहकर प्रमोट किया गया, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक तथ्य और शोध सामने आई तो पता चला इसमें मौजूद ट्रांस फैटी एसिड्स हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाते हैं। केवल 1% तक ट्रांस फैटी एसिड अगर बढ़ जाता है तो 12% तक ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। 1996 में एक मिशन शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स, जिसे येलो रिवॉल्यूशन कहते हैं। गवर्नमेंट ने मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सनफ्लावर जैसे 9 बीजों पर फोकस किया और खेती को 15 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 25 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाया। प्रोडक्शन को 10 मिलियन टन से बढ़ाकर 18 मिलियन टन तक पहुंचाया गया और 1990-91 तक भारत फिर से 98% तक आत्मनिर्भर हो गया और ये एडिबल ऑयल्स मैक्सिमम भारत में ही प्रोड्यूस होने लगे। इस दौर में विज्ञान, किसान और मिट्टी मिलकर एक नई चमत्कार वाली कहानी लिख रहे थे और वहीं कहीं एक अनहोनी भी होने को बैठी थी। पहुंचते 1998 की दिल्ली में लोगों ने सोचा कि वो देसी सरसों का तेल खरीद रहे हैं, शुद्ध, पारंपरिक और भरोसेमंद। लेकिन कुछ ही दिनों में अस्पतालों में भीड़ लग गई। सरसों के तेल में मिला हुआ था एक पॉइजनस पौधा, आर्जीमोन मैक्सिकन, जिसे धतूरे का बीज भी कहते हैं। इससे जो बीमारी हुई वो ड्रॉप्सी के नाम से जाना जाती है और ये एक जानलेवा बीमारी थी। 60 मौतें हुई, 3000 से ज्यादा लोग बीमार हुए और पूरे देश में डर की एक लहर दौड़ गई। सरकार ने उस वक्त तुरंत सभी सरसों के तेल की ब्रांड्स के ऊपर बैन लगा दिया। लोग घबरा गए और देसी तेल से लोगों का भरोसा उठ गया। इस वक्त मार्केट एक नए खिलाड़ी के लिए तैयार हो रही थी, ये था रिफाइंड ऑयल। आज भी लोग ये नहीं जानते कि ये मिलावट एक घटना थी, दुर्घटना थी या कोई साजिश थी, लेकिन इसका असर बहुत लंबा रहा। देसी तेल पीछे छूट गया और विदेशी रिफाइंड ऑयल ने बाजार पर कब्जा कर लिया और लोगों की थाली तक पहुंच गया। हार्ट हेल्दी, लाइट और अफोर्डेबल जैसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से आज पाम ऑयल देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला एडिबल ऑयल बन चुका है। एक दौर था जब भारत तेल में पूरी तरह से आत्मनिर्भर था और आज हम दुनिया के सबसे बड़े आयातक
बन चुके हैं। इजराइल के रेगिस्तान में ऑलिव ऑयल की खेती बहुत अच्छे से होती है और इस बात से प्रेरणा लेकर राजस्थान में भी ऑलिव ऑयल की खेती की गई और 2007 में भारत ने पहली बार कमर्शियल ऑलिव ऑयल लॉन्च किया और ये तेल अपनी सेहत के लिए जाना जाता है। ट्रेडिशनल ऑयल्स बिना किसी रसायन के और बिना किसी गर्मी के बनते हैं, इसलिए उनका असली स्वाद और उनके न्यूट्रिशन मेंटेन रहते हैं, जैसे कि विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट। कुकिंग ऑयल्स की इस न्यूट्रिशनल वैल्यू की जानकारी और जागरूकता जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग ट्रेडिशनल कुकिंग ऑयल्स जैसे सरसों और तिल के तेल को फिर से अपना रहे हैं। अब सवाल यह है कि जिस देश ने 1986 से 1996 के बीच में तेल के बीजों का उत्पादन 108 लाख टन से बढ़ाकर 221 लाख टन तक बढ़ा दिया, आज वो देश दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक कैसे बन गया है? सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल और रैपसीड ऑयल क्लास के अंदर आता है और इसके ऊपर अमेरिका और कई यूरोपियन कंट्रीज में बैन है, लेकिन फिर उसी ही क्लास का कैनोला ऑयल, जिसे लो एरोसिक एसिड कहकर बेचा जाता है, वहां क्यों अपना रहे हैं? समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। पर जब ये सारे सवाल हम अपने आप से पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी आत्मनिर्भरता और हमारी सेहत को हमने क्या जख्म दिया है। एक तरफ जहां ये ऑयल्स की कहानी में बहुत बदलाव आते जा रहे थे, दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि कैंसर के केसेस भी पिछले कुछ दशकों में बढ़ते जा रहे हैं। हमारी हेल्थ एक हद तक इन तेल के अंदर छिपी है और तेल के फैटी एसिड्स आपकी अच्छी या बुरी सेहत का फैसला करते हैं। बहुत सारे टाइप्स होने के बाद भी हमने समझाने के दृष्टिकोण से इन फैटी एसिड्स को सिर्फ दो ही कैटेगरीज में रखा है, अच्छे फैटी एसिड्स और बुरे फैटी एसिड्स। बुरे फैटी एसिड्स ट्रांस फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैट को कहते हैं। ये खराब कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल को बढ़ाते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं और हार्ट की ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज कर सकते हैं। ट्रांस फैट्स वनस्पति घी में, कृत्रिम मक्खन या मार्जेरिन या फिर बार बार फ्राई किए गए तेल के अंदर पाए जाते हैं। पाम ऑयल के अंदर भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स काफ़ी होते हैं। आज मैक्सिमम जंक फूड्स और फ्राइड आइटम्स इसी में पकाए जाते हैं। सनफ्लावर ऑयल्स, सोयाबीन ऑयल और कॉटन सीड ऑयल में भी थोड़ी बहुत मात्रा में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। नारियल तेल के अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, लेकिन उसमें पाए जाने वाले मीडियम और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स डायरेक्टली ही डाइजेस्ट होते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं माना जाता है। अच्छे फैटी एसिड्स होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि ऑलिव ऑयल या जैतून के तेल में, एवोकाडो ऑयल्स के अंदर, सरसों के तेल के अंदर, कैनोला ऑयल्स के अंदर मिलते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स सनफ्लावर ऑयल्स के अंदर, सैफफ्लावर ऑयल्स के अंदर, फॉक्स सीड या अलसी के तेल के अंदर मिलते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में सब जानते हैं और ये इसी क्लास में आते हैं, लेकिन शायद ही कोई ये बात जानता होगा कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक हेल्दी अनुपात होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अच्छे फैटी एसिड्स हार्ट और कैंसर दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। ये फैटी एसिड्स एलडीएल को कम करते हैं, एचडीएल को बढ़ाते हैं और हार्ट के रिस्क को कम करते हैं। उच्च गुणवत्ता वाला घी अपने विशेष फैटी एसिड प्रोफाइल, एंटीऑक्सीडेंट और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के कारण खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और अगर सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो संतुलित आहार का हिस्सा बन सकता है। ऑयल आपकी सेहत के लिए अच्छा है या बुरा है, ये उसकी पैकिंग या मार्केटिंग डिसाइड नहीं करती है, ये डिसाइड होता है उसकी बनावट से। अगर आपके घर में वनस्पति घी या रिफाइंड ऑयल जो एक बार निकाला जाता है और बार बार गर्म किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा होता है तो प्रोस्टेट कैंसर का खतरा 1/3 तक, ओवेरियन कैंसर का खतरा 12% तक और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 14% तक बढ़ सकता है। मतलब कि हर 3 में से एक फैमिली मेंबर कैंसर के रिस्क पर इस तरह की प्रैक्टिस से हो सकता है। 2024 की एक स्टडी के अंदर एक चौंका देने वाला सत्य और तथ्य सामने आया। यदि आपके खाने के अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ज़्यादा हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कम हैं और ये रेशो 20.1 से ज़्यादा है, तो कैंसर का रिस्क, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 14% तक बढ़ जाता है। मतलब कि 7 में से एक व्यक्ति कैंसर के रिस्क पर हो सकता है। हर 5% सैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ने पर कैंसर से मृत्यु का रिस्क 4% तक बढ़ सकता है। सरसों के तेल के अंदर आर्जिमोन मैक्सिकन मतलब धतूरे के बीज की मिलावट काफ़ी कॉमन एडल्ट्रेशन प्रैक्टिस है।
अगर ऐसा एडल्ट्रेटेड सरसों का तेल इस्तेमाल होता है या बार बार फ्राई किया जाता है इसमें, तो गाल ब्लैडर कैंसर का रिस्क 3 गुना तक बढ़ जाता है। रिफाइंड पाम ऑयल में भी प्रोसेसिंग के दौरान कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स बनते हैं जो कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। तेल को बार बार गर्म करने से एक्राइल अमाइड जैसे कैंसर कारक केमिकल्स बनते हैं। समझिए, यदि एक बार निकाले तेल को बार बार गर्म किया जाता है तो वो शरीर के लिए एक धीमा जहर बन जाता है। अगर डीप फ्राइंग के लिए आप सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं तो उसमें मौजूद सैचुरेटेड फैटी एसिड से ट्रांस फैटी एसिड्स बन सकते हैं, जो कि कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर और हार्ट डिसीज को बढ़ाने का काम करता है। हार्ट डिसीज के संबंध में इतना ही कहूंगा कि अगर एलडीएल के लेवल को 40 से कम कर दिया जाता है तो दिल की बीमारियों का खतरा 20% से ज़्यादा घट सकता है, यानी 5 में से 1 का खतरा कम हो जाता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको बढ़ाते ही जाए। 80 से ऊपर अगर होता है तो हार्ट डिसीजेज का रिस्क बढ़ सकता है। इसी तरह टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का अनुपात 5 से ऊपर है तो हार्ट अटैक का रिस्क 20% तक बढ़ सकता है। अगर आप लोगों में से कोई इस तरह की गलती करता है तो उसे अभी बदलें, और ये फैक्ट्स अगर आपको समझ में आते हैं तो कमेंट करके अपने सजेशन भी दीजिए। देखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होने के बावजूद भी सुरक्षा के तहत आप कुछ रूल्स बना सकते हैं, और पहला रूल है कि बुरे फैटी एसिड्स वाले ऑयल से बचना। वनस्पति घी, रिफाइंड पाम ऑयल या किसी भी ऑयल को जिसे बार बार गर्म किया जाए उसको अवॉइड करें। दूसरा रूल है अच्छे फैटी एसिड्स वाले ऑयल जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल इनको इंक्लूड किया जा सकता है। तीसरा नियम कि तेल जो सही तरह से प्रोड्यूस किया गया और उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को चुनें और रिफाइंड ऑयल्स अवॉइड करने की कोशिश करें और तेल को बार बार गर्म ना करें। और चौथा नियम है कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हेल्दी अनुपात वाले ऑयल्स को यूज करें, जैसे कि कैनोला ऑयल या सरसों का तेल। ब्लड टेस्ट के मद्देनजर आप अपने लिए एक टारगेट रख सकते हैं कि एलडीएल को 70 से नीचे, एचडीएल को 40 से 80 के बीच में, और टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल के अनुपात को 4.22 से कम रखने की कोशिश करें। अब सबसे जरूरी सवाल कि आपके किचन के अंदर कौन सा एडिबल ऑयल होना चाहिए। आज हम आपको एक सिंपल फार्मूला देने वाले हैं, और ये जो सुझाई हुई प्रैक्टिस है ये लेटेस्ट साइंटिफिक पेपर्स और रिसर्च पर आधारित है। आजकल रिफाइंड पाम ऑयल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हम इन्वायरमेंट के नज़र से देखें तो इन्वायरमेंटल डैमेज के लिए इसको एक कल्प्रिट माना जाता है, और हेल्थ की नज़र से देखें तो इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर स्नैक्स और फास्ट फूड्स आजकल इसी ऑयल्स के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। बार बार फ्राई करने पर इसमें ट्रांस फैटी एसिड्स बनते हैं और जो स्लो पॉइजन साबित होते हैं। पहले वनस्पति घी में भी अधिकतर इसी ऑयल का इस्तेमाल होता था। हड़प्पा के लोग फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल के बारे में नहीं जानते थे, फिर भी कोल्ड प्रेस्ड तिल के तेल का इस्तेमाल करते थे, और जो आजकल के हाईटेक रिफाइंड ऑयल से कहीं ज़्यादा हेल्दी था। कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर से हमने एक कंक्लूजन निकाला है, वो इस तरह से है। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो कैनोला ऑयल, वर्जिन ऑयल या राइस ब्राइन ऑयल आपके लिए प्रेफरेबल होनी चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर अक्सर फ्लक्चुएट करता है तो कोल्ड प्रेस्ड तिल के तेल या अलसी के बीज के तेल या फॉक्ससीड ऑयल जिसे कहते हैं वो आपको फेवर करने चाहिए। अगर डायबिटीज़ है तो तिल का तेल या फिर ऑलिव ऑयल शुगर को कंट्रोल करने में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर मोटापा है तो तिल का तेल आपके बीएमआई को कम करने के लिए फेवरेबल हो सकता है। अगर कैंसर का रिस्क है तो ऑलिव ऑयल को कुछ स्टडीज में फेवरेबल माना गया है। अगर डीप फ्राई करना है या तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो कोकोनट ऑयल, घी या एवोकाडो ऑयल को चुन सकते हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहते हैं। और अब सबसे चौंका देने वाली बात, कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल न सिर्फ रोज की कुकिंग के लिए परफेक्ट है, बल्कि सरसों के तेल या कैनोला ऑयल के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का बैलेंस एकदम परफेक्ट होता है, जो कि 1:1 होता है, जैसा हमने पहले भी समझाया है। डेली प्रैक्टिस के हिसाब से आप इस तरह से समझो कि यदि आप रोज 2000 कैलोरी के आसपास खाते हैं
तो 4 से 5 चम्मच से ज़्यादा तेल एडिबल ऑयल नहीं होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स यानी कि घी, मक्खन, पाम ऑयल 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रांस फैटी एसिड्स मतलब कि वनस्पति घी या फिर बार बार गर्म किया हुआ ऑयल इस्तेमाल करना पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले ऑयल्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। अपनी लाइफ में आप इस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप डिफरेंट तरह के जो ऑयल्स हैं उनको, जैसे हमने सजेस्ट किया है, बार बार बदल बदल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हर तरह के हेल्दी फैटी एसिड्स आपकी डाइट में इंक्लूड हो जाएं। अब आपके पास ऑयल यूज की कंप्लीट गाइड है। कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा ऑयल अपने किचन में रखना पसंद करेंगे, और ये भी बताइए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। यदि हाँ तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बीइंग ए कैंसर सर्जन, अपने सालों की प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि बहुत से कैंसर पेशेंट्स समय पर सही ओपिनियन और गाइडेंस ना मिलने की वजह से अपने ट्रीटमेंट को डिले करते हैं, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि ट्रीटमेंट से डर कर या उसके मिसकंसेप्शंस की वजह से इलाज को डिले करते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ना किया जाए तो हमेशा फैटल होती है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके ऊपर आप अपनी रिपोर्ट्स अपलोड कर सकते हैं। दिखाए गए स्कैनर पर या नीचे दिए गए लिंक के ऊपर आप अपनी रिपोर्ट्स अपलोड कर सकते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि समय मिलते ही हम उन रिपोर्ट्स को स्कैन करें और NCCN गाइडलाइंस के द्वारा सुझाए गए अनबायस्ड ट्रीटमेंट को आप लोगों को सजेस्ट करें। इन कुकिंग ऑयल्स की कहानी से वो लोग भी सीख ले सकते हैं जो खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं, मतलब फूड एडल्ट्रेशंस करते हैं। वो आज और भविष्य में कहीं ना कहीं खुद अपने बिजनेस के ऊपर, खुद अपने समाज के ऊपर और सेहत के ऊपर किसी न किसी तरह की कुल्हाड़ी मार रहे हैं।